हेलो बच्चों, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का रैंकर एजुकेटर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और वापस हम लोग जुड़ चुके हैं सीयूईटी की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। और इस क्रम में हम लोग डेली मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे और बातें करते रहेंगे सीयूईटी की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। उससे पहले जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है इस स्लाइड पर। जो बच्चे पुराने हैं उनको आइडिया है, जो बच्चे नए हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि हमारा जो सीयूईटी का बैच है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में स्टार्ट हो चुका है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस एडमिशन के रिगार्डिंग, ठीक है, काउंसलिंग के रिगार्डिंग या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस के रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, रैंकर एजुकेयर ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं फोन में अपने, ये स्कैन करके, या फिर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा कुछ आइकन आपको देखने को मिलेगा जब आप प्ले स्टोर में जाएंगे, तो आपको ऐसा कुछ आइकन देखने को मिलेगा और वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो हमारा ऑफलाइन ब्रांच है वो है वाराणसी दुर्गा कुंड में, और ऑनलाइन तो जैसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे हम आपके घर। ठीक है, तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए छोटी सी जानकारी थी। फीचर्स बहुत सारे हैं आपके, चाहे ऑफलाइन में है चाहे ऑनलाइन में है, दोनों में ही फीचर्स आपको दिए जाते हैं। ऑफलाइन में ब्रांच पे सब कुछ फैसिलिटी दी जाती है, ऑनलाइन में प्ले स्टोर ऐप पे सब कुछ फैसिलिटी दी जाती है। तो आप इस तरीके से जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, बात हम ये करते हैं, हम आ जाते हैं अपने अब क्रम में। जो हमारा पढ़ाई चल रहा था उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये छोटी जानकारी आप सभी के लिए थी। और हम ये पढ़ रहे थे कि जो हमारा जीओसी है, क्या है, जीओसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर की बातें की थी, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। उसमें एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। रिएक्शन मैकेनिज्म में कुछ पॉइंट्स थे, उसको हम लोगों ने देखा था। पॉइंट्स क्या क्या थे? बॉन्ड क्लीवेज था, अटैकिंग रिएजेंट था, इंटरमीडिएट था, और रिएक्शन मैकेनिज्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, उसी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को हमें पढ़ना है। ठीक है, उसी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को हमें पढ़ना है। थोड़ा बहुत हम रिकेप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में ये डिस्कस किया था कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है बाबू, ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट भी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, पेन आप लोगों के लिए सही है क्या? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि ये इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि किसी न किसी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविज्म की वजह से क्या होता है, वहां पे पोलैरिटी आती है, और पोलैरिटी आती है तो वो बॉन्ड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं थोड़ा सा डिस्प्लेस होते हैं, और वही जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी की वजह से कुछ इफेक्ट जनरेट होते हैं। और ये जो इफेक्ट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से इफेक्ट जनरेट होते हैं, वो दो प्रकार के इफेक्ट होते हैं। पहला जो होता है वो परमानेंट होता है, और दूसरा जो होता है वो टेम्पररी इफेक्ट होता है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक होता है परमानेंट इफेक्ट और एक होता है टेम्पररी इफेक्ट। अगर एग्जांपल से आप लोग समझने की कोशिश करें तो जैसे स्कूल में हम लोग रहते हैं, ठीक है, स्कूल में है, कॉलेज में है, ट्यूशन में है, कोचिंग में है, कहीं पर भी है, तो क्या होता है, जब कोई टीचर आता है क्लास में तो बच्चे एकदम शांत, आप लोग शांत हो जाते हो। ठीक है, उसके बाद जैसे क्लास से बाहर टीचर गया, उधम मचाना चालू कर देते। तो जैसे टीचर आया, ठीक है, आप चुप हो गए, तो ये टेम्पोररी इफेक्ट हुआ। किसी टीचर के प्रेजेंस की वजह से आपका जो उदंडता है वो कम हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ, ये टेम्पोररी इफेक्ट हुआ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि टीचर रहे ना रहे क्लास में, वो अपना क्लास में अपना काम करते रहेंगे। टीचर आए तो पढ़ाई करेंगे, टीचर चले गए तो जो भी होमवर्क मिला रहेगा उसको करेंगे, या क्लास वर्क रहेगा उसको करेंगे। तो वो हो गया परमानेंट इफेक्ट। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो उनका नेचर ही वही है, शांत रहना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए कि भाई टीचर के नजर में हम खराब ना हो, कि हमारे नंबर ना कटे। ठीक है, इसकी वजह से वो क्या करते हैं, कुछ समय के लिए क्लास में, और आधे घंटे 45 मिनट की जो भी क्लास होती है उतनी देर तक वो क्या करते हैं, अपने आप को रोक के रखते हैं। तो वो हो जाता है हमारा टेम्पोररी इफेक्ट। तो उसी प्रकार से हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होते हैं, कुछ समय के लिए किसी वजह से अगर इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और जैसे ही वो वजह हम लोग हटा दे रहे हैं तो वो वापस उसी कंडीशन में आ जा रहा है जैसे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टेम्पररी। और परमानेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट अगर किसी वजह से हो गया,
और वो वैसे ही रहा, वापस से वो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पर नहीं आ रहे हैं, तो वो क्या हो गया, परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो गया। ठीक है, तो यही दो बातें हम लोगों को करनी है, परमानेंट और टेम्पोररी। दो बातें कह दी हैं तो काफी आसान सा लग गया कि चलिए सिर्फ दो ही बातें हम लोगों को करनी है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में। ठीक है, जो लोग नए आए हैं वो पीछे का लेक्चर आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि कहाँ से स्टार्ट करनी है सर। ठीक है, पहले हम बता चुके हैं कि कहाँ से हम लोग शुरू की हैं, पूरा हम वहां बेसिक से स्टार्ट किए, केमिस्ट्री से हम लोग व्हाट इज केमिस्ट्री से स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में। ठीक है, और यहाँ तक हम पहुंचे थे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट तक। अब इस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हम लोगों को पढ़ना है, अलग अलग इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, जो बेसिकली हमारी केमिस्ट्री के इफेक्ट होते हैं ना, वो तीन इफेक्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला जो इफेक्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, दूसरा जो होता है स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा ये बाहरी ज्ञान है आप लोगों के लिए। और तीसरा जो होता है वो सॉल्वेशन इफेक्ट होता है। ये इफेक्ट को भी हम लोगों को पढ़ना है, अभी नहीं लेकिन पढ़ना है। तो ये जान जाइए कि तीन इफेक्ट होता है, ना कि सिर्फ हमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ना है। हाँ, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म में हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को पढ़ते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को हम लोग पढ़ते हैं। और भी पढ़ेंगे स्टेरिक इफेक्ट और सॉल्वेशन इफेक्ट, जब इनका समय आएगा तब इनको हम लोग वरीयता देंगे, अभी इनका समय नहीं आया है। परमानेंट में हमने बात किया था किसका किसका, चलिए भाई, पहले हम लोगों ने इंडक्टिव की बात की थी। किसकी बात की थी? इंडक्टिव की। उसके बाद रेजोनेंस या मेजोमेरिक, रेजोनेंस या मेजोमेरिक इफेक्ट। ये मुझे लगता है कि आप लोग इससे परिचित होंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ नया है। मेजोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा परमानेंट इफेक्ट। और जो चौथा, इसको परमानेंट इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इसलिए भी कह देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये उसी से जुड़ा हुआ होता है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। ठीक है, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी। ठीक है, हम लोग जो बातें करेंगे बेसिक से बातें करेंगे, जिसमें आपको सारी चीजें समझ में आएगी अगर आप लोग बने रहे। पीछे का लेक्चर अगर देख के आ रहे हैं, अचानक से लेक्चर में कूदेंगे, बीच में कूद जाएंगे तो मुश्किल होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो एकदम पेशेंस बना के स्टार्टिंग से आप लोगों को कवर अप करना है सारी चीजें, तब जाके समझ में आएगा। ऐसे केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि बीच में अगर कूद गए तब तो फिर कुछ नहीं होने वाला। कहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है उसको हम जब स्टार्टिंग पॉइंट को देखेंगे ना, तो हमें समझ में आएगा कि नहीं भाई चीजें कैसे चल रही हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, आप जैसे छत पे चढ़ रहे हो तो पहली सीढ़ी से जब चढ़ना स्टार्ट करोगे तो आसानी से चढ़ पाओगे। कोई कह दे कि आप नीचे हो और छलांग लगा के छत पे चले जाओ, आसान है क्या? आसान है क्या? नहीं ना। ठीक है, या फिर ऐसे कहा जाए कि 10 स्टेप है सीढ़ी में तो 2 स्टेप में चढ़ जाओ, आसान है क्या? नहीं। आपको हर एक स्टेप पे रुकना होगा, चढ़ना होगा, चलना होगा, तब जाकर के आप आसानी से जा पाओगे और चले भी जाओगे। चांसेस अगर इसमें ज्यादा है कि अगर आप एक एक स्टेप जा रहे हो ना तो आसानी से चले जाओ, लेकिन अगर आप कूद के जा रहे हो, 2 स्टेप 3 स्टेप स्किप करके जा रहे हो ना, तो पैर टूटने का, गिरने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो इन चीजों को भी हम लोग कंसीडर करेंगे। डेली लाइफ से हम लोग सीखते हैं क्या? तरीका सीखते हैं, मोरल वैल्यूज, मोरल एथिक्स। ठीक है, सिविक सेंस, ये सारी चीजें हम लोग सीखते हैं और वो सारी चीजें हम लोग कहीं ना कहीं अपने स्टडीज में अप्लाई करते हैं। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि बेसिक से धीरे धीरे और स्टार्टिंग से कंटिन्यूटी के साथ, ठीक, कंटिन्यूटी के साथ। टेम्पोररी इफेक्ट में ये टेम्पोररी है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक ही है, लेकिन इसको भी हमें ध्यान में रखना है। कुछ ही बच्चे होते हैं जो मास्टर की बात नहीं मानते, बाकी सारे तो मानते हैं, लेकिन उनको भी हमें कंसीडर करना है, उन्हें भी सिखाना है, उन्हें भी अपनी बात मनवानी है कि नहीं मनवानी। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो यहां से हमें मिल जाता है सबसे पहला इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, और ये जो परमानेंट इफेक्ट होते हैं इनमें जो कुछ होते हैं वो वीक होते हैं, जैसे ये दोनों। या फिर हम लोग बात कर ले सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट का, तो जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, वो इंडक्टिव इफेक्ट होता है थोड़ा सा वीक, हमारा क्या होता है, कमजोर होता है। और बाकी जो ये है ना, ये स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, इसमें भी कभी कभी पूछ देता है, इसमें भी कभी कभी ये पूछ देता है ऑर्डर क्या है। क्या पूछ देता है? ऑर्डर या प्रियोरिटी ऑफ, प्रियोरिटी, प्रियोरिटी ऑफ परमानेंट। इसको थोड़ा ध्यान दे लेंगे और नोट कर लेंगे, प्रियोरिटी ऑफ परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट।
ठीक है। सबसे ज्यादा प्रियोरिटी किसको देंगे, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रियोरिटी हम किसको दे देते हैं, एरोमेटिसिटी को। ठीक है, सबसे नीचे है लेकिन प्रियोरिटी में सबसे ज्यादा इसमें हम लोग देते हैं। उसके बाद अगर किसी को हम प्रियोरिटी देते हैं तो रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक, रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक। ठीक है, उसके बाद अगर किसी को प्रियोरिटी देते हैं हम लोग तो हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन। और उसके बाद किसी को प्रियोरिटी देते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रियोरिटी ऑर्डर। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दे लेंगे, नोट कर लेंगे, नोट करिए फटाक से। ये हो गया हमारा प्रियोरिटी ऑर्डर। अब ये प्रियोरिटी ऑर्डर सिर्फ यहाँ पे समझ लीजिए कि इनमें सबसे ज्यादा बढ़िया कौन है, एरोमेटिसिटी है, उसके बाद रेजोनेंस है, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट है। कैसे इसको अप्लाई करेंगे या क्या मतलब है इसका, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, अभी नहीं। अभी सिर्फ इतना समझिए कि हाँ भाई ये चार तो परमानेंट इफेक्ट है, लेकिन सबसे बढ़िया वाला कौन सा है, एरोमेटिसिटी। ठीक है, और सबसे मतलब बेकार सा है या फिर कम थोड़ा सा प्रभाव दिखाता है इन चारों में, वो है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, चलिए इतना हो गया, इतनी बातें कर लिए हम लोग। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, आते हैं हम अपने इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ, प्रेरक प्रभाव। ठीक, क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, नाम से है कि किसी से प्रेरित होगा, इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, ये क्या होता है, इंड्यूस्ड इफेक्ट होता है। एक एक वर्ड को हम लोग चीरते फाड़ते चलेंगे, धागा खोल देंगे, इंड्यूस्ड इफेक्ट। ठीक है, अब ये इंड्यूस्ड इफेक्ट का क्या मतलब है, कोई भी बॉन्डिंग है, कोई भी बॉन्ड है तो या फिर कोई भी कंपाउंड है तो वो दो प्रकार का होता है, एक तो पोलर होता है और दूसरा नॉन पोलर होता है। क्या होता है, एक पोलर होता है और दूसरा नॉन पोलर होता है। पोलर नॉन पोलर का मतलब क्या, पोलर और नॉन पोलर का मतलब क्या, देखिए पोलर का मतलब ये होता है कि उसके पास डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। ये जो नॉन पोलर होते हैं इनका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है। क्या होता है, डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। और इनका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ना कुछ होगा लेकिन जीरो तो नहीं होगा। तो पोलैरिटी आती है, केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों को पढ़ाया जाता है, आप लोग एक बार उसको थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही बता पाऊंगा, नहीं तो अगर उसको बताने लगा तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। ठीक है, और मजा भी नहीं आएगा कि टॉपिक से भटक गए, क्या पढ़ने चले गए। ठीक, तो डाइपोल मोमेंट जो होता है इसका जो होता है जीरो नहीं होता है, और इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है लगभग जीरो हो जाता है या कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, नॉन पोलर कह देते हैं। एक और तरीका है इसको थोड़ा सा समझने का कि जिस भी कंपाउंड के साथ में एक जो हमारा कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे Cl है, तो यहाँ पे अगर CH3 जो है इसका अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या फिर क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसी एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या कम है, ज्यादा है या कम है, तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, वो स्पीसीज क्या हो जाएगी, पोलर हो जाएगी। यहां पर इस केस में क्या हुआ कि एक तो है हमारे पास क्लोरीन, ठीक है, Cl2, तो दोनों ही हमारे पास जो स्पीसीज है वो सेम है। इस केस में भी क्या है, दोनों ही स्पीसीज क्या है, सेम है। तो इनका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इनकी वो इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि CH3 दोनों साइड में है। तो यहाँ पे क्या होगा, उनमें कोई भी पोलैरिटी नहीं आएगी, कोई भी पोलैरिटी नहीं आएगी। मतलब यहां से जो डिस्प्लेसमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हम इसकी बात करते हैं CH3 की, तो CH3 को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं क्लोरीन। अब क्लोरीन क्या है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये दोनों क्या किए हैं, आपस में शेयरिंग किए हैं इलेक्ट्रॉन्स की। अब शेयरिंग किए हैं तो ठीक है, यहाँ पे दोबारा हम लोग इसको बना लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक तो है हमारे पास ये बॉन्डिंग जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और दोनों क्या किए हैं, शेयरिंग किए हैं। अब चूंकि जो क्लोरीन है हमारा, क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, कार्बन से। तो अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ किसको, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इधर की तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन इसके बढ़ेंगे। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इधर की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, इधर की तरफ शिफ्ट होगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब चूंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है,
इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे, अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे कि अगर यहां पे ऐसे हम बना दें कि, अच्छा यहाँ पे नहीं, इसको यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे क्लोरीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। या फिर इसको और अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं यहाँ से। ये जो है इलेक्ट्रॉन हमारा, ये आप लोग इतना समझ पाए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्प्लेस हुआ किधर, क्लोरीन की तरफ। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कैसा है, इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग इसमें कैसे समझेंगे, उसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे समझिए यहाँ पे क्लोरीन है, मान लीजिए यहाँ पे CH3 है और ये CH3 है, और दूसरा जो है हमारा CH3 और Cl है। ये जो है हमारा पोलर है, क्या है, पोलर है, और ये जो है हमारा नॉन पोलर है, ये जो है हमारा नॉन पोलर है, ठीक है। दो चीजें हमें मिल गई, एक तो नॉन पोलर कंपाउंड मिला और दूसरा पोलर कंपाउंड मिला। एक जो हमें मिला नॉन पोलर और दूसरा पोलर मिला, ठीक है। जब इसका हम लोग बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, तो अगर ये बॉन्ड बनाने चले तो कुछ ऐसा बॉन्ड बनेगा, CH3 बॉन्ड CH2, CH2 और Cl बना, ये बॉन्ड बना। अब यहां से क्या हुआ, ये जो नॉन पोलर कंपाउंड था वो पोलर कंपाउंड से बॉन्ड बना लिया। उसके बाद अब क्या हुआ, ये चूंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। अब चूंकि यहां से इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहे हैं तो ये भी क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो ये कार्बन भी क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। समझ पा रहे, इसके इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिससे हम लोगों ने अभी यहाँ पे सीखा हम लोगों ने कि यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हुआ। CH3 से यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ क्लोरीन की तरफ, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ क्लोरीन की तरफ। अब यहां से अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, और फिर ये वाला इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। समझ पा रहे हैं। तो पहले जो ये वाला स्पीसीज था ये क्या था, नॉन पोलर था, पहले क्या था, नॉन पोलर था। और अब क्या हुआ, यहां पर इसके इससे जुड़ जाने की वजह से इसमें आ गई पोलैरिटी। पोलैरिटी देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इस स्पीसीज में भी आ गया। तो ये किसके वजह से हो रहा है, ये इस पोलर कंपाउंड के नॉन पोलर कंपाउंड से जुड़ जाने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट आ जा रहा है। इसी आने को हम लोग क्या कह रहे हैं कि इस ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इंड्यूस हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, इंड्यूस हो जा रहा है, किसकी वजह से, पोलर ग्रुप के लग जाने की वजह से। तो डेफिनेशन क्या है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का, यहां से हमें डेफिनेशन मिल गया कि किसी भी पोलर कंपाउंड की वजह से नॉन पोलर कंपाउंड में अगर पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है, अगर पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अरे भाई साहब क्या हो गया, अगर किसी पोलर कंपाउंड की वजह से नॉन पोलर कंपाउंड में पोलैरिटी इंड्यूस हो गई तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। समझ में आया, पता नहीं कितना समझे आप लोग, ठीक है। कहां से शुरू किए थे हम लोग, यहां से शुरू किए थे। कुछ जो है हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड है, कुछ जो है हमारे पास पोलर है। पोलर क्यों है, क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ ऐसे कंपाउंड है जो उनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। चूंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसके पास है तो वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जैसे ही अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो हम लोग क्या किए, इन दोनों का रिएक्शन कराया और इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिए, ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिए। अब जोड़ दिए, रिएक्शन करा करके बॉन्ड बना दिए, तो अब ये बॉन्ड बन गया। तो ये चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा है, ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। अब ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जैसे ही क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन इधर खींचता है तो इस पे आ जाता है पार्शियल निगेटिव चार्ज। क्या आता है, पार्शियल निगेटिव चार्ज, और इस पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। समझ पाए,
अगर जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस पर क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज आता है, और ये निगेटिव चार्ज फुल्ली नहीं होता है, पार्शियली होता है, ये पार्शियली निगेटिव होता है, और यहाँ पे क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आया तो यहाँ पे थोड़ा उससे कम चार्ज आएगा, लेकिन इस पे भी चार्ज आएगा। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे भी आएगा। क्यों? क्योंकि चूंकि इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो कहीं से ना कहीं से इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, कहीं से ना कहीं से इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो क्या ये क्लोरीन से ले सकता है? नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो खुद खींच रहा है, उससे तो ये ले नहीं सकता। तो ये क्या करता है, अपने भाई से मांगता है, क्या कहता है, भाई तुम ही दे दो। तो थोड़ा सा ये अपनी तरफ खींचता है, तो यहां से भी ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर जाते हैं, और जैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इस पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया तो ये इससे मांगने जाएगा। अब इससे मांगा तो यहाँ पे क्या हो गया, पोलैरिटी इंड्यूस हो गई। जैसे ही इसके बात आई, इसके ऊपर जैसे ही बात आई पार्शियल पॉजिटिव की, इसके ऊपर जैसे ही पार्शियल पॉजिटिविटी की बात आई, पोलैरिटी इंड्यूस हो गई। तो पोलैरिटी इंड्यूस हुई। इसी इंड्यूस पोलैरिटी को हम लोग क्या कह देते हैं, इंड्यूस पोलैरिटी। और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कह देते हैं बाबू। इतना बढ़िया से नहीं समझने को मिलेगा कहीं, अगर आप समझने का कोशिश करें तो। सिर्फ डिफिनीशन बता के निकल जाते हैं, सिर्फ डिफिनीशन, और आप भी डिफिनीशन पढ़ने का सिर्फ कोशिश करते हैं, रट लेते हैं डिफिनीशन कि पोलर कंपाउंड की वजह से नॉन पोलर कंपाउंड में अगर पोलैरिटी इंड्यूस हो गई तो उसको हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। बताने को तो ये डिफिनीशन हम भी स्टार्टिंग में बता सकते थे, लेकिन उसके पीछे केमिस्ट्री क्या चल रही है ये पता चल जाए तब तो फिर काम बन जाए ना। तो वही हम पता कर रहे थे, पता चल गया भाई कि कैसे पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है, कैसे हो रहा है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अब ये खींच रहा है तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये किसी ना किसी से लेने जा रहा है, तो ये यहाँ से ले रहा है। अब जैसे ही बात इसके ऊपर आती है तो अब क्या हो जाता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिसकी वजह से उसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है। पोलैरिटी का मतलब क्या हुआ कि वहां पे कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आ जाए, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट आ जाए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल गया, तो यहाँ पे क्या आ गई, पोलैरिटी आ गई। डाइपोल मोमेंट समझते हो ना, पोलैरिटी बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रही होगी भाई, पोलैरिटी क्या क्या, पोलैरिटी कभी से कर रहे हैं सर। डाइपोल मोमेंट समझते हैं आप लोग, डाइपोल मोमेंट। तो जब भी कभी ए और बी के बीच में, ये हमारा एक पोल हो गया और ये हमारा दो पोल हो गया, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, डाइपोल। और मूवमेंट मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, इसका मूवमेंट हो जा रहा है, इधर से उधर की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट को हम लोग क्या कह देते हैं, पोलैरिटी कह देते हैं। अगर डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव या निगेटिव है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, पोलैरिटी कह देंगे। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आया। नोट कर लीजिए इसको, फटाक से नोट करिए, नोट कर लीजिए फटाक से। ठीक है, कहाँ गई भाई दूसरी स्लाइड हमारी, हाँ। तो इंडक्टिव इफेक्ट की हम लोग बात कर रहे थे। इंडक्टिव इफेक्ट एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, कह लें हम इसको तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़ा डिस्प्लेस होकर के उसकी तरफ जाते हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, या फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉन दूर भी जाते हैं, सिर्फ वो खींचते नहीं है, वो हम लोग समझेंगे। उसी को हम लोग प्लस आई और माइनस आई में समझते हैं, प्लस आई और माइनस आई में समझते हैं, वो हम लोग आगे बात करेंगे भाई। इतनी चीजें समझ में आई। एक तो हो गया नॉन पोलर, दूसरा हो गया पोलर। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंड्यूस्ड इफेक्ट। इंड्यूस क्या हुआ, पोलर कंपाउंड की वजह से अगर नॉन पोलर कंपाउंड में पोलैरिटी इंड्यूस हुई तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, इंडक्टिव इफेक्ट कह देंगे। मैं ऐसे लिखने नहीं जा रहा हूं आप लोगों को, डिफिनीशन बोल रहा हूं, सुनिए। पोलर कंपाउंड की वजह से अगर नॉन पोलर कंपाउंड में पोलैरिटी इंड्यूस्ड हो गई तो उसी को हम लोग क्या कह देंगे, इंडक्टिव इफेक्ट कह देंगे। और वो कैसे होता है वही हम लोग अभी देखें, वो कैसे होता है वही हम लोग देखें। ये पोलर कंपाउंड था, ये नॉन पोलर कंपाउंड था। अब इस पोलर कंपाउंड की वजह से इस नॉन पोलर कंपाउंड में क्या हुआ, अरे समझो, इस पोलर कंपाउंड की वजह से इस नॉन पोलर कंपाउंड में क्या हुआ, पोलैरिटी इंड्यूस हुई, इंड्यूस पोलैरिटी, और उसी को हम लोग क्या कह दिए, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब इतना समझाने के बाद अगर नहीं समझ में आया होगा तो ऐसे चुल्लू भर पानी लेकर के नहीं, नाक नहीं रगड़ना है, ऐसे गलत काम नहीं करना है। ठीक है, दोबारा समझने की कोशिश करेंगे, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक,
तो परेशान होने की चीज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों का खेल शुरू हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पर ये जो ग्रुप लगा हुआ है इसी के बेसिस पर हमारा दो ग्रुप हो जाता है इंडक्टिव इफेक्ट का। एक तो हो जाता है हमारा प्लस आई और दूसरा हो जाता है हमारा माइनस आई। अब प्लस आई क्या होता है, माइनस आई क्या होता है, यही चीज हमको समझना है, ठीक है। प्लस आई क्या होता है और माइनस आई क्या होता है, यही चीज हम लोगों को समझना है और ध्यान में रखना है कि क्या होता है प्लस आई और क्या होता है माइनस आई। ये जो ग्रुप है ये कौन कौन से ग्रुप होते हैं ये हम लोग बाद में देखेंगे, अभी इसको सिर्फ हम जी मान रहे हैं। ये एक कोई ग्रुप है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। और यहाँ पे जो ये ग्रुप है इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है। विथड्रॉ मतलब खींच रहा है। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ जा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप EWG। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जिस भी स्पीसीज के साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो वो क्या होगा, प्लस आई होगा। और जिस भी ग्रुप के साथ अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, माइनस आई कहेंगे। अब ये कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इसको ऐसे हम लोग समझेंगे कि जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, डोनेट करेगा। अरे डोनेशन का तो नियम यही है ना कि जिसके पास ज्यादा है वो क्या करता है, डोनेट करता है। तो यहां पर भी जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, डोनेट करेगा। और डोनेशन क्या है, पॉजिटिव चीज है। डोनेशन पॉजिटिव चीज है ना, नेगेटिव चीज है। दान लोग करते हैं तो अच्छी चीज होती है ना, दान करना अच्छा बात है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, डोनेट कर रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा। प्लस आई पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्यों, क्योंकि डोनेशन पॉजिटिव चीज होती है, ठीक है। थोड़ा सा रिलेट करके हम लोग सीखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो डोनेशन क्या होता है, पॉजिटिव चीज होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहे हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहे हैं, किसी से कुछ छीनना खराब बात होती है, निगेटिव चीज है किसी से कुछ छीनना। तो ये क्या कर रहा है, ये एक ऐसा ग्रुप है जो इससे छीन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। अब ये कौन कौन से ग्रुप होते हैं, कैसे इफेक्ट करते हैं, वही चीज हम लोगों को देखना है। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आया, किसी भी ग्रुप के लग जाने की वजह से, किसी भी ग्रुप के लग जाने की वजह से अगर उनमें कोई भी पोलैरिटी आ रही है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंड्यूस पोलैरिटी कहते हैं, और उसी को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब जो खेल है हमारा प्लस आई का खेल है और माइनस आई का खेल है, ये इस वजह से आता है कि जो ग्रुप लग रहे हैं वो ग्रुप या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे या तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होंगे। उस बेसिस पे हम लोग प्लस आई और माइनस आई पढ़ते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, डोनेशन पॉजिटिविटी, तो प्लस आई। अगर वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, खींच रहा है, किसी से ले रहा है, ठीक है, तो निगेटिविटी, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस आई, ठीक है। ये तरीका होता है चीजों को याद रखने का, समझ करके याद रखने का। समझने का तो तरीका हो गया कि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो क्या होगा, प्लस आई होगा। याद रखने का तरीका क्या होगा कि डोनेशन पॉजिटिव चीज होती है तो क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। विथड्रॉइंग किसी से कुछ छीन लेना निगेटिविटी होती है तो माइनस आई होगा, ठीक है। चलिए, अब जो हमारा प्लस आई है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और माइनस आई जो होता है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसको ध्यान देंगे, जब कभी भी अगर प्लस आई पूछेगा कहीं पर भी तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ कार्बन के। नंबर ऑफ कार्बन के प्लस आई हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर किसी स्पीसीज में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं तो उसका प्लस आई ज्यादा होगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा। ब्रांचिंग बढ़ाएंगे तो उसका प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा। ये सब चीजें जो है ना हम लोग अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, ये उसका कॉन्सेप्ट है। और अगर डिस्टेंस हम लोग बढ़ाएंगे तो प्लस आई घटेगा। डिस्टेंस जितना ज्यादा प्लस आई उतना कम, ठीक है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितना ज्यादा वो उसका प्लस आई उतना ही कम, ठीक है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो वहां पे पॉजिटिविटी चाहिए भाई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितना ज्यादा उतना प्लस आई कम, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे माइनस आई होगा भाई,
ये हर जगह माइनस आई होगा, ये तो प्लस आई लिख दिया गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, माइनस आई जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा माइनस आई, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिव जितना ज्यादा अच्छा है उतना ही ज्यादा उसका माइनस आई होगा, और ये परसेंटेज कैरेक्टर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब परसेंटेज का मतलब हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है। समझेंगे इसको एक एक करके हम लोग अच्छे से। हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन में sp सबसे ज्यादा, sp2 उससे कम और sp3 सबसे कम। sp में माइनस आई सबसे ज्यादा होगा, sp2 में माइनस आई उससे कम होगा, और sp3 में सबसे कम माइनस आई होगा। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगल के भी। एंगल मतलब अगर मान लीजिए कि कोई ये तीन हमारे पास कंपाउंड है जिसका इसका एंगल है मान लीजिए 110, इसका एंगल है 120 और इसका एंगल है 130 डिग्री। ठीक है, तो जिसका एंगल सबसे ज्यादा उसका माइनस आई भी सबसे ज्यादा, उसका माइनस आई भी सबसे ज्यादा, उसके बाद इसका माइनस आई होगा, और उसके बाद इसका माइनस आई होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? और डिस्टेंस के तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस के तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जो डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो प्लस आई और माइनस आई दोनों का ही इफेक्ट कम होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, इतनी बातें हो गई, प्लस आई और माइनस आई की बातें हो गई। प्लस आई किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा वो हम लोग देख लिए, और माइनस आई किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा वो हम लोग देख लिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्लस आई इफेक्ट हो गया, माइनस आई इफेक्ट हो गया। चलिए, कौन कौन से ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं? कौन कौन से ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं भाई? ठीक है, और कौन कौन से ग्रुप हैं जो माइनस आई शो करते हैं? प्रियोरिटी ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, दोनों ही इंडक्टिव इफेक्ट है। एक होता है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, और प्लस और माइनस का मतलब वही है कि जो डोनेट कर रहा है वो प्लस होगा, और जो विथड्रॉ कर रहा है वो क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस चार्ज है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जिसपे माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज का मतलब हम लोग क्या जानते हैं? माइनस चार्ज का मतलब हम लोग जान रहे हैं कि वो एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो क्या करेगा? डोनेट करेगा। क्या करेगा? डोनेट करेगा। डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेट करेगा। तो अगर डोनेट कर रहा है तो वो प्लस आई में जाएगा, और ये इनकी प्रियोरिटी ऑर्डर होती है। इसको आप लोग देख लेंगे प्रियोरिटी ऑर्डर को। ठीक है, सबसे ज्यादा CH2, फिर उसके बाद NH2। ठीक है, उसके बाद NH2। ठीक है, या फिर NH2 कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद O माइनस, उसके बाद COO माइनस। ठीक, और ये आप लोग ऐसे देख रहे हैं CMe3, फिर CHMe3। Me3 का मतलब, Me का मतलब क्या होता है? मेथाइल ग्रुप। ठीक है, मेथाइल ग्रुप आप लोग इतना जान रहे होंगे, ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है मिथाइल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो ये प्रियोरिटी ऑर्डर होता है। जब भी कभी हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, इस प्रियोरिटी ऑर्डर को ध्यान रखेंगे, और इस प्रियोरिटी ऑर्डर को जैसे भी आप लोगों को याद करना है वैसे याद कर लीजिए। हाथ पे लिख लीजिए, मिरर पे लिख लीजिए, वॉशरूम में लिख लीजिए, बेडरूम में लिख लीजिए, जहां पर भी इसको लिख करके याद करना है लिख लीजिए। निमोनिक्स बनाना है बना लीजिए, निमोनिक्स में बता भी दूंगा, लेकिन जो आप खुद का निमोनिक्स पढ़ते हो ना वो ज्यादा बेटर रहता है। अब मैं अपने तरीके से इसको याद करूंगा निमोनिक्स बना के, निमोनिक्स होता ही वही है कि अपने तरीके से, वो कोई रूल बुक तो है नहीं कि हर जगह फॉलो करेगा। ठीक है, तो निमोनिक्स अपने तरीके से आप बना लेंगे। मान लीजिए हमारी भाषा में कोई फर्क है, हो सकता है हम इंग्लिश में बनाए, हो सकता है आप हिंदी अच्छा लगता हो सकता है आपको भोजपुरी अच्छा लगता हो। ठीक है, तो आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल है उस भाषा में इसका निमोनिक्स बना सकते हैं। आपके लिए जो आसान पड़े वो चीजें आप लोग करेंगे। ठीक है, चीजें समझ में आई? तो ये हो गया हमारा प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट। लेक्चर्स को ध्यान में रखते हुए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे,
और ये नहीं कि इधर उधर कहीं भटकना है। सीरीज से हमें लेक्चर्स देखते जाना है, और कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो आप डायरेक्टली डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, इसको ध्यान में रखेंगे, अभी नोट कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे। अभी के लिए तो आपके पास परमिशन है कि आप जब भी क्वेश्चन करेंगे तो पलट के देख लेंगे। बाद में जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना, तो मैं परमिशन नहीं दूंगा आपको देखने के लिए। अभी आप देख सकते हैं, जब आप अभी हम क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो अभी आप देख सकते हैं। बाद में हम ये परमिशन नहीं देंगे भाई, ठीक है। और बाद में अगर आप परमिशन ले रहे हो तो फिर आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। ठीक, चलिए कुछ समराइज कर लेते हैं हम लोग कि अभी तक जो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े हैं उसका मतलब क्या है। तो इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग जानते हैं कि स्थायी प्रभाव है, परमानेंट इफेक्ट है। दूसरा ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है। मतलब ये है कि जब भी कोई कंपाउंड होगा उसमें सिग्मा बॉन्ड ही आपको मिलेगा। अगर पाई बॉन्ड मिल रहा है तो पाई बॉन्ड को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, हमेशा किसको कंसीडर करेंगे, सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर करेंगे। और ये क्या है, क्यों है, ये चीज हम आपको अभी बता देते हैं या फिर आगे भी बता देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो हमेशा हम इस सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, इस सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर करेंगे। ठीक है, इस सिग्मा बॉन्ड को हम लोग कंसीडर करेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहीं पर अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है, यहीं पर अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे है, तो यहां पर भी हम लोग इस पाई को कंसीडर नहीं करेंगे, इस पाई को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ सिग्मा को कंसीडर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये ऑपरेट करता है किसके थ्रू, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करता है, और इधर उधर हम लोग कहीं नहीं भटकेंगे। ठीक है, डिस्टेंस सेंसिटिव होता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि जो प्लस आई है माइनस आई है, जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, उसकी इफेक्ट कम होती जा रही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो प्लस आई भी कम होगा, माइनस आई भी कम होगा। तो ये क्या होता है, पूरा का पूरा इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस सेंसिटिव होता है। उसके बाद वीक इफेक्ट होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वीक इफेक्ट होता है भाई, कमजोर प्रभाव होता है। और जैसे कि हम लोगों ने प्रायोरिटी ऑर्डर में भी देखा था, सबसे पहले एरोमेटिसिटी आती थी और सबसे लास्ट में आता था इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, और लास्ट एराइज ड्यू टू ईएन डिफरेंस। ईएन मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ये चीजें अराइज होती हैं। ठीक है, हमने पढ़ रखा है ये चीज, हम तो अभी समझे हैं कि नहीं भाई, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस हो रही है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, तो उन्हीं की वजह से वहां पे क्या होता है, ये इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट इंड्यूस होता है। ठीक है, तो ये कुछ समरी हो गया। अभी तक हम लोग क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। परमानेंट इफेक्ट होता है, ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, डिस्टेंस सेंसिटिव, वीक इफेक्ट और एराइज ड्यू टू ईएन डिफरेंस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, उसके अंतर के कारण की वजह से ही ये एराइज होता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट में कर लिया। ठीक है, अब कुछ एप्लीकेशंस हैं, अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाएंगे, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाएंगे, ये हमारे क्वेश्चंस है। उससे पहले कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ। इंडक्टिव इफेक्ट समझ गए हैं, पक्का कसम खाओगे समझ गए हो। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट में अब हम देखेंगे कि अगर प्लस आई है माइनस आई है तो वो कैसे इफेक्ट कर रहा है। जैसे अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की हम लोग बात करें, कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई की, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट के। मतलब अगर कोई कार्बोकेटाइन है तो वहां पे अगर प्लस आई है, जितना प्लस आई बढ़िया होगा उतना बढ़िया स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। अगर वहां पे कोई माइनस आई लगा हुआ है, किसी कार्बोकेटाइन के साथ में अगर माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है तो वो कम स्टेबल होगा। वैसे ही कार्बेनाइन के केस में अब देख लीजिए, कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कार्बेनाइन क्या होता है, कार्बन पे निगेटिव चार्ज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना प्लस आई बढ़ेगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, अगर कार्बेनाइन है, कार्बन पे माइनस चार्ज है, तो वो अगर माइनस आई इफेक्ट बढ़ रहा है तब कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज जो है कार्बन पे वो तब स्टेबल होगा जब माइनस आई इफेक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि माइनस आई जब बढ़ेगा तब कार्बन का या फिर कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई के। इससे हम लोग याद भी कर सकते हैं, समझने को तो समझ गए सॉरी, इसको याद ऐसे कर सकते हैं कि अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है
तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई इफेक्ट के। अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई के। वैसे ही एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक का मतलब हम जान रहे हैं कुछ एसिडिक नुकसानदायक चीज, एसिड नुकसानदायक चीज, तो यहाँ पे नुकसान निगेटिविटी, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई के। जितना माइनस आई बढ़ेगा उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, जितना माइनस आई बढ़ेगा उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। बेसिक स्ट्रेंथ के केस में क्या होगा कि पॉजिटिव आयन मतलब पॉजिटिव इफेक्ट, अगर पॉजिटिव आई इफेक्ट बढ़ रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। लेकिन अगर निगेटिव आई इफेक्ट बढ़ रहा है मतलब माइनस आई बढ़ रहा है तो वो बेसिक स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। अब इन सारे एप्लीकेशंस को हम लोग क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे, यही सारी चीजें हमें सीखना है। और ये तो हम लोग अब तक सीख गए कि क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस क्या है। अब इसको हम लोग क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको क्वेश्चंस में हम लोग अप्लाई करेंगे। चलिए आज ही कर लेते हैं, समय है अभी हमारे पास, ठीक है। कंपेयर करना है प्लस आई इफेक्ट भाई इसका, ठीक है। कंपेयर करना है प्लस आई इफेक्ट, बताना है कि सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किस में होगा। हम बता चुके हैं आपको, एक और रूल है, रूल अभी हम बता देते हैं आपको कि जो रूल है प्लस आई के लिए, रूल फॉर, ऐसे लिख लेते हैं रूल फॉर प्लस आई, ठीक है। प्लस आई के लिए अगर रूल की बात करें तो यहाँ पे डीएनपी रूल फॉलो करता है, ठीक है। डीएनपी रूल फॉलो करता है। और क्या होता है ये डीएनपी रूल, यही चीज हम आपको बताएंगे अभी, ठीक है। इसको देखिए अगर सॉल्व हो पाता है तो, नहीं तो फिर हम बताते हैं आपको। ठीक है, प्लस आई है और यहाँ पे सारे जो ग्रुप दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए करके ही बता देते हैं आप लोगों को हम। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे DBN, ठीक है। अच्छा यहाँ पे DN पे लिख देंगे क्या, नहीं, यहाँ पे DBN होगा, ठीक है। क्या होगा, DBN रूल फॉलो करता है, DBN। अब ये क्या है DBN भाई, पहला जो है डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लोग प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद जो है ब्रांचिंग है, उसके बाद है नंबर, ठीक है। ये किस में फॉलो करता है, ये फॉलो करता है प्लस आई में। मतलब अगर डिस्टेंस जिसका कम उसका प्लस आई सबसे ज्यादा, डिस्टेंस जिसका कम उसका प्लस आई सबसे ज्यादा, ठीक है। तो अगर हम लोग 1 की बात करें, किसकी बात करते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। कंपेयर करना है प्लस आई इसमें। चलिए तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस जो है वो तीसरे नंबर पे है, 1 2 3 तीसरे नंबर पे डिस्टेंस है, मतलब जो सब्स्टिट्यूशन है वो कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। ब्रांचिंग कितनी है, 1 और 2। नंबर तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है। तो नंबर तो एकदम लास्ट में आता है, नंबर से कोई मतलब ही नहीं है, हमें मतलब रखना है डिस्टेंस और ब्रांचिंग से, ठीक है। दूसरे वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस आ जा रहा है पहले नंबर पे, हमारा पहले ही नंबर पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये बॉन्ड है ना, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ग्रुप लगाया गया है, हर जगह ये कोई ग्रुप लगाया गया और यही अफेक्ट कर रहा है, यही इफेक्ट कर रहा है, इसी का इफेक्ट हमें देखना है, ठीक है। कोई एक ग्रुप लगाया गया है जो कि डिफाइन नहीं है। दूसरे वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस पहले पे आ गई, ब्रांचिंग 1 है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तीसरे नंबर पे हम लोग जाते हैं तो ब्रांचिंग, डिस्टेंस पहले नंबर पे आ गया, ठीक है, और पहले पे ही 2 है, ठीक है। ब्रांचिंग कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 ब्रांचिंग लिख देंगे और टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, डिस्टेंस 2, ब्रांचिंग 1 और नंबर 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, डिस्टेंस 1 और 2, ठीक है, 1 और 2, 2 जगह पे है और ब्रांचिंग कितनी है 2 है और नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6। चलिए भाई अब कंपेयर कर सकते हैं, डिस्टेंस जिसका सबसे कम वो सबसे ज्यादा, उसमें सबसे ज्यादा प्लस आई होगा। डिस्टेंस जिसका सबसे कम उसमें सबसे ज्यादा प्लस आई,
डिस्टेंस जिसका सबसे कम उसमें सबसे ज्यादा प्लस आई। देखिए डिस्टेंस कम हमें दो जगह तीन जगह मिल गया, इसमें भी वन है, इसमें भी वन है, इसमें भी वन है और इसमें भी वन है, ठीक है, ये भी वन है, ठीक है। तो डिस्टेंस तो इन तीन का सेम हो गया, ये दोनों तो पीछे हो गए, ये दोनों तो बहुत पीछे हैं, ठीक है। इन दोनों में डिस्टेंस वन पे आ गया, मतलब डिस्टेंस सबसे कम हो गया इन तीन में। तो अब हम किसकी तरफ जाएंगे, ब्रांचिंग की तरफ जाएंगे, और ब्रांचिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ब्रांचिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ब्रांचिंग इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, लेकिन जो ये ब्रांचिंग है एक ही पे दो है, और ये वन और टू दो अलग अलग कार्बन पे है, ये एक ही कार्बन पे दो ब्रांचिंग है। तो सबसे ज्यादा जो प्लस आई होगा किसमें होगा, थर्ड वाले में होगा। एक ही कार्बन पे दो ब्रांचिंग है और ये दो अलग अलग कार्बन पे ब्रांचिंग है, तो तीन हो जाएगा, उसके बाद पांच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, दो, क्योंकि इसकी भी डिस्टेंस कम है, भले ही ब्रांचिंग कम है तो इसलिए इसको हम लोग लास्ट में लिए हैं। इसमें डिस्टेंस भी कम है, ब्रांचिंग भी ज्यादा है, दोनों में ब्रांचिंग सेम है, लेकिन इसमें जो डिस्टेंस है वो एक ही कार्बन पे दो है, ठीक है, और यहाँ पे दो अलग अलग कार्बन पे है, तो इसलिए तीन का ज्यादा हो जाएगा, पांच का कम हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट। उसके बाद हम जाते हैं किसकी तरफ, ये वन और फोर में। तो फोर में क्या है कि ये टू पे आता है और ये थ्री पे आता है, तो थ्री वाला मतलब ज्यादा दूर हो गया, टू वाला मतलब पहले हो गया, तो ये हो जाएगा फोर और उसके बाद हो जाएगा वन। अगर इसको हम लोग और अच्छे से समझने की कोशिश करें, इसको हम लोग और अच्छे से समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे ये देखेंगे कि जो थ्री वाला है, थ्री वाला पहले एक ही कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे दो ब्रांचिंग है, ठीक है, तो इसलिए इसकी प्रियोरिटी ज्यादा हो जा रही है। उसके बाद फिफ्थ, तो ये दो अलग अलग कार्बन है, ठीक है, दो अलग अलग कार्बन है और इन पे दो ब्रांचिंग तो हो रही है, लेकिन दो अलग अलग कार्बन पे हो रही है, पहले एक पे हो रही है फिर दो पे हो रही है, तो इसलिए इससे कम हो जाएगा इसका प्लस आई इफेक्ट। हम जानते हैं कि डिस्टेंस सेंसिटिव होता है और डिस्टेंस बढ़ा तो प्लस आई इफेक्ट कम हो गया। वैसे ही फोर वाले केस में या टू वाले केस में क्या हो रहा है, अगर हम लोग दो को ले रहे हैं तो दो और चार में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो दो में पहले कार्बन पे है और चार में दूसरे कार्बन पे है, ठीक है। तो जो पहले कार्बन पे है तो डिस्टेंस कम मतलब प्लस आई ज्यादा, तो दो का प्लस आई ज्यादा हो गया चार से। अब हम कंपेयर कर रहे हैं चार और एक को, तो चार में दो पर है और एक में तीन पर है, ठीक है, चार में दो पर है और तीन में सॉरी एक में तीन पर है, तो डिस्टेंस हमारा एक में ज्यादा हो जा रहा है, तो डिस्टेंस ज्यादा मतलब प्लस आई कम, डिस्टेंस ज्यादा मतलब प्लस आई कम, ठीक है। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे और उसी के आधार पे ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ऐसे ही हम लोग को कंपेयर करना है प्लस आई, ऐसे हम लोग को कंपेयर करना है माइनस आई, और आगे हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद अगली क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जितना अभी आज के क्लास में कॉन्सेप्ट सिखाया गया है उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, उसको कर लेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पे अगली क्लास में आप लोग वापस मिलिएगा, पीछे के सारे लेक्चर्स जरूर देखिए, नहीं तो फिर बीच में आएंगे तो मैं बताया ना कि अगर छत पे चढ़ना है तो हर एक स्टेप पे जाना पड़ेगा, बीच में कूदेंगे तो पैर वे टूट जाए, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक पढ़ाई करते रहिए कंटिन्यूटी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।